गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में बेटा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। स्टार्टिंग हम लोग एज प्रॉब्लम से करते हैं। बेटा वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास सिचुएशंस दी होती हैं। क्या बेटा, सिचुएशंस। और सिचुएशन कैसी हो सकती हैं, हमारे पास्ट ईयर्स में जो भी हमने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड या हमारे जीवन से रिलेटेड जो सिंपल सिचुएशंस हैं जिनको हम पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि समझना ही यहाँ पे सिचुएशन को समझना ही बेटा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन आप समझ गए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, बहुत आसान है सॉल्व करना। तो सिचुएशन को ही हम समझेंगे। यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम की बात करें, पहले एज प्रॉब्लम में क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन, सिचुएशन उसकी समझते हैं। क्या क्या होगा, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद फ्यूचर में द एज ऑफ जैकब, जो जैकब की एज है विल बी 3 times, मतलब अपने पुत्र की 3 times होगी, मतलब 3 गुना ज़्यादा होगी, 3 times ज़्यादा होगी। आज से 5 साल बाद जैकब की एज अपने पुत्र की एज की 3 साल ज़्यादा होगी। मतलब क्या है, अगर पुत्र की एज मान लीजिए 10 साल है तो पिता की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 10 × 3 30 years। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब आज से 5 साल पहले, 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज, जो जैकब की एज थी अपने पुत्र की एज की बेटा 7 times थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। सिचुएशन तो आप समझ गए, क्या आज से मतलब टुडे, मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है। जो जैकब की एज है अपने पुत्र की एज की 3 टाइम है, और आज से ही 5 साल पहले की बात कर रहा है, जो जैकब की एज है अपने पुत्र की एज की 7 times है। तो दोनों की प्रेजेंटेज निकालनी है हमको। तो हम यहाँ पे सिचुएशन समझ गए। सिचुएशन समझने के बाद हमें इक्वेशन बनानी होगी। अब देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज पूछा है बेटा, क्या दोनों की प्रेजेंटेज क्या है। तो दोनों की बात करें तो यहाँ 2 लोग हैं, जैकब और उसका बेटा, पुत्र, सन। क्लियर है। अब यहाँ पे दोनों की एज हमें निकालनी है, तो दोनों की एज को ही हम लेट कर लेंगे। तो लिखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। लेट present age of Jacob is equal to x year। क्या बेटा, let present age of Jacob is equal to x year। मान लेते हैं जो जैकब है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, x year। let present age of Jacob's son is equal to y year। जैकब के पुत्र की एज कितनी है बेटा, y ईयर। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने लेट कर लिया कि जैकब की एज x ईयर है और जैकब्स के पुत्र की एज y ईयर है। अब यहाँ पे सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा हमारी, फर्स्ट सिचुएशन 5 years hence, मतलब आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 5 years hence, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज अपने पुत्र की 3 ईयर। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत सही देखते हैं क्या करेंगे, कहेंगे सर जो x है, जो जैकब की एज है, ये कौन है बेटा, जैकब। अब इतना बेटा ध्यान दीजिएगा, जो जैकब है उसकी एज x है तो y से हमेशा ज़्यादा होगी। अरे जैकब पिता है, पिता की एज तो पुत्र की एज से हमेशा ग्रेटर होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखा 5 years है, मतलब 5 साल बाद। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर जी ये x है जैकब की एज, सर जी ये y है जैकब के बच्चे की एज। सर जी बोला है क्वेश्चन में जो जैकब है उसकी एज जो है 5 साल बाद उसके सन से 3 टाइम है, तो कहेंगे सर x = 3y। यहीं से बेटा गलती की शुरुआत हो जाती है, ये हमारा रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा बेटा, जब हम एज की बात करें 5 साल बाद फ्यूचर में, तो आज अगर मान लेते हैं आपकी एज 15 है, तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी, 15 + 5 20। क्लियर है। तो हम x का कंपेयर y से नहीं करेंगे, हम 5 साल बाद दोनों की एज निकाल लेंगे पहले। तो अब खुद समझो, प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है x, तो 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5। सिचुएशन को समझिए, यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है। x + 5 और जैकब के बच्चे की एज कितनी है बेटा, y ईयर, प्रेजेंट एज। तो 5 साल बाद कितनी होगी, y + 5। क्लियर है, y +
5। अब देखो बेटा, अब हमको इन यहाँ से इक्वेशन बनाने है तो दोनों को इक्वल करना होगा। अब ये है जैकब, ये क्या है बेटा, जैकब का पुत्र। जैकब की एज इसकी 3 टाइम है, मतलब क्या करें, दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हम इसकी साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन होती है, देखिए कन्फ्यूजन ये होती है, कहेंगे सर जी इधर क्यों 3 का मल्टीप्लाई किया। बेटा इतना समझो आप, बराबर जो इक्वल का साइन होता है वो तराजू की तरह काम करता है। किसकी तरह, वो बिल्कुल एकदम तराजू की तरह काम करता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आप इन दोनों को हमें इक्वल करना है, तराजू है, दोनों को इक्वल करना है। मान लेते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 है। क्या है, 15 है। अगर दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब इक्वल रखना है हमें, ये 5 क्या है, 15 क्या है, 5 का 3 टाइम है। तो दोनों को जब हम वेट करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, तो जो कम होगा ये कितना कम है बेटा, ये 15, इसका क्या है 3 टाइम, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं आप, फिर से समझ लीजिए, जैसे ये 15 है और ये 5 है। 15 क्या है बेटा, 5 का 3 टाइम है। अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहें तो 15 को 5 के अगर इक्वल करना है तो पहली बात इक्वल होगा नहीं, और जब होगा तो इधर 3 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम कौन था, 15, मल्टीप्लाई किधर के इक्वल करने के लिए 5 की तरफ। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस, कम की तरफ करेंगे तभी तो उसके इक्वल आएगा। सिमिलरली ये है जैकब की एज, ये उसके पुत्र की एज, तो जाहिर सी बात है जैकब इसका 3 टाइम है, तो हम सन की तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम जैकब की एज के बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारे इक्वेशन बन गई। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + 5 = 3y + 15। अब बेटा 5 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 को उधर हम ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x = 3y + 10। क्या हो जाएगा बेटा, x = 3y + 10। क्लियर है। अब इसको हम लेट कर लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली 5 years एगो की भी हम सिचुएशन बेटा बना लेते हैं। 5 years एगो की अगर हम बात करें तो समझिएगा 5 years एगो, अगर हम बात करते हैं 5 साल पहले की, तो जैकब की एज कितनी होगी, आज है x, 5 साल पहले 5 साल कम होगी, और उसके सन की एज बेटा आज है y, तो 5 साल पहले 5 कम होगी। और जो जैकब है 5 साल पहले अपने बेटे से 7 टाइम है, क्या है 7 टाइम, तो हम इसकी साइड 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। x = 7y, 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 35, यहाँ -5। अब -5 को उधर ट्रांसफर करेंगे बेटा, 7y -5 + 5 में होगा तो -35 + 5 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 7y - 30। यहाँ से x हमारा कितना फाइंड हो बेटा, 7y - 30, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब हमारे पास जब इक्वेशन बन जाती है बेटा तो हम क्या करते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लें, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, या हम ग्राफिकल, जो हमारा इजी होगा वो मेथड लगा के इनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं हम लोग इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब इनको सॉल्व करने के लिए बेटा हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखा, x = 3y + 10, x = 7y - 30। अब पहला इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर सब्स्टिट्यूशन कुछ भी आप लगा लो। लेकिन यहाँ पे बेटा बहुत सिंपल इक्वेशन है, x = यहाँ दिया हुआ x = ये, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में रख दें, या यहाँ से भी x से भी x से दोनों को कंपेयर करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करते हैं, x से दोनों x बराबर होंगे, तो 3y + 10 = जो होगा 7y - 30। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल होंगे, हमने इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल टर्म एक साइड करेंगे, 3y - 7y = 10, ट्रांसफर होगा उधर -10, इधर बेटा बचेगा 3y - 7 और -4y = -40, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 40/4 बेटा 10, y कितना है 10 ईयर। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ईयर लिखना बहुत जरूरी है। y = 10 ईयर, y =
10 ईयर, मतलब जो y क्या था हमारा, एज ऑफ जैकब सन, जो सन की एज आई बेटा हमारी कितनी आई, 10 ईयर आई। अब y की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 से भी। क्लियर है? तो हम चाहे जिसमें पुट करें बेटा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x इक्वल टू 3y प्लस 10, तो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 40 ईयर। क्या बेटा, 40 ईयर। x इक्वल टू कितना है बेटा, 40 ईयर। क्लियर है? इट मीन्स जैकब्स की जो एज है वो कितनी है बेटा, 40 ईयर हुई। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सिचुएशन को समझा, सिचुएशन को समझ के हम इक्वेशन हमने बनाई, इक्वेशन बना के फिर आप किसी भी मेथड से, मेथड को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करिए और एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब जो भी हमने वेरिएबल टर्म्स लिया है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। पेपर में जब भी आप करते हो बेटा, इस क्वेश्चन को करने में हमने 10 मिनट लगाया, 10 मिनट के बाद हमारा आंसर आया। आंसर आने के बाद क्या गारंटी है कि आपका आंसर सही है? बहुत बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं सर हम एकदम सही करके आए हैं पेपर में। वहाँ पे बेटा चेक कर लीजिए आप कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और इन क्वेश्चंस में आंसर चेक करना बहुत आसान होता है, जो भी सिचुएशन है। सिचुएशन क्या बेटा, या सिचुएशन से आप समझ सकते हैं या दोनों जो इक्वेशन है उनकी वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में रख के सेटिस्फाइड करा सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 40 यहाँ रखेंगे 40, y की जगह कितना रखेंगे 10, तो 3 इंटू 10 30 आएगा, 30 प्लस 10 40, इधर भी 40 उधर भी 40, मतलब सेटिस्फाइड। इधर देखते हैं y इक्वल टू यहाँ रखेंगे बेटा 10, 7 इंटू 10 कितना होगा 70, 70 माइनस 30 40 इधर आएगा और राइट हैंड साइड में x है, x की वैल्यू भी क्या है 40, 40 40 इक्वल। क्लियर है? इस तरीके से हम सेटिस्फाइड करा देंगे और दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्लियर है? और एक और तरीका क्या है, आपकी सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। बोला था बेटा आज से 5 साल बाद क्या होगी, इनके 3 टाइम 5 साल बाद ये 45 ईयर्स के होंगे, 5 साल बाद ये 15 के होंगे, 15 3 45, सही है। और अगर बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, 5 साल पहले ये 5 ईयर्स के होंगे, ये 35, तो 5 इंटू 7 35, 7 ईयर्स बोला भी था। क्लियर है? दोनों सिचुएशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से ही हम हर एक क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि हमारा आंसर गलत है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम लोग दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम पर्पस। ये जो बेटा क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। बेटा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी सिचुएशन को आप पढ़ें तो फुल स्टॉप तक के पूरा आप पढ़िएगा। जो भी आपका फुल स्टॉप है वहाँ तक के पूरा पढ़िएगा, वहाँ से आपको सिचुएशन समझ में आएगी आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है? बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कहेंगे, फ्रैक्शन सर 9/11 हो जाता है, आगे की बात ही नहीं पढ़ रहे हैं। पूरी सिचुएशन पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब फ्रैक्शन है, जाहिर सी बात है बेटा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, अंडरस्टूड है? क्लियर है? इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ, मतलब हम 2 को न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, दोनों में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है। क्लियर है? ये सिचुएशन कह रहा है। कितनी सिंपल है बेटा, फ्रैक्शन होगा उसमें न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर, दोनों में हम 2 ऐड कर देंगे, ऐड जैसे ही करेंगे फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाएगा। क्लियर? केस सेकंड में देखते हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जब 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। फ्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। सिंपल एकदम क्वेश्चन है। तो आप ये समझ गए कि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, तो क्या होगा बेटा, जो कि यहाँ पर है नहीं तो हम उसको लेट करेंगे। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है वो x/y है। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या हम केस कह सकते हैं, केस फर्स्ट। इस तरीके से भी बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। केस अलग अलग केस हैं तो अलग अलग हम देख लेते हैं। केस फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ तक है क्या, इफ 2 इज एडेड, मतलब x हमारा न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर है, 2 को ऐड करें, 2 न्यूमरेटर में भी एंड 2 डिनोमिनेटर में भी, फ्रैक्शन बिकम 9/11। क्लियर है, बिकम मतलब इक्वल टू 9/11, भाई यही तो 9/11 हो जाएगा, तो इसको इक्वल करेंगे 9/11 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जैसे सिचुएशन आई बच्चे के, ये क्या आ गई सर, ये तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 11 का इधर मल्टीप्लाई, तो 11 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y, 9 का मल्टीप्लाई हुआ 9y, 2 का 18। क्लियर है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे वेरिएबल्स को एक साइड। क्लियर, क्या आ जाएगा बेटा, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हमारी बेटा क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड। अब केस सेकंड की जैसे ही हम बात करते हैं, केस सेकंड में क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड, हमारे पास फ्रैक्शन है x/y, इफ 3 इज एडेड, मतलब x में भी 3 ऐड कर दे, y में भी 3 इज एडेड, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम 5/6। क्या हो जाता है बेटा, 5/6। क्लियर है, अब इसको भी सिमिलरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 6x प्लस 18, 6 का मल्टीप्लाई x में हुआ 6x, 6 इंटू 3 18 प्लस, क्लियर है, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y प्लस 5y था, इधर ट्रांसफर हुआ -5y, 15 माइनस 18 -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये है हमारी इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों ही दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। इनको आप चाहे तो जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद हम x और y फाइंड हो जाएगा हमारे पास, फिर x और y को हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर है बेटा, सॉल्व करते हैं, इनको देखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप जानते हो, किसी भी इक्वेशन से 1 हो या 2 हो, हम मान लेते फ्रॉम इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में, यहाँ ऐसा नहीं कि 1 से ही आप बात करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, x की या y की वैल्यू, अगर x की निकालेंगे तो y के फॉर्म, y के टर्म में, y की निकालेंगे तो x के टर्म में। क्लियर है, तो इस तरीके से 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ना -9y उधर जाएगा बेटा, प्लस 9y में -4 ऑलरेडी था, 11x इक्वल टू 9y -4 अपॉन 11। यहाँ से बेटा हमें x की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हुई, x इक्वल टू 9y -4 अपॉन 11। क्लियर है बेटा, अब हम इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने ये फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्टेन की, सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। पुटिंग, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जैसे ही पुट करते देखते हैं बेटा, यहाँ पे 6 9y -4 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। इस तरीके से हमें, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 9 54, y -24, 11 का इसमें -55y इक्वल टू -3 इंटू 11। ये जो 11 होगा तो उधर ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से इसको हम देखते हैं, 4 है, -55y -y -24 इक्वल टू -33, ये उधर ट्रांसफर होगा बेटा, -33 + 24 -y -33 + 24 कितना बचेगा बेटा, -9, y इक्वल टू 9। क्लियर है बेटा, तो हमने यहाँ से y फाइंड कर लिया, y हमारा सिंपली कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है, और जैसे ही हमने y फाइंड किया, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लें,
फिर हम इक्वेशन नंबर 3 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से ज़्यादा आसान क्या है बेटा, 3 में सब्स्टिट्यूट करना। सो पुटिंग इन इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11। यहाँ पे जैसे ही हम बेटा पुट करेंगे 9, तो 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 77/11 कितना बेटा बचेगा 7। x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 7। इस तरीके से हमें x फाइंड हो गया 7, y फाइंड हुआ 9। क्लियर है बेटा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन था फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। क्या था बेटा, x अपॉन वाई। तो x क्या है हमारा 7 और y कितना है 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया फाइनली 7/9। क्या ये आपका आंसर सही है, क्या ये आपका आंसर सही है? इसको हम लोग चेक करने के लिए, और मैं ही नहीं चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए बता रहा हूं जब भी आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करें, करने के बाद बेटा 10 मिनट सॉल्व करने में लगता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और गलत हो गया तो तब बहुत दुख होगा। हम तो घर खुशी खुशी आएंगे हमने क्वेश्चन सही करके आए एकदम, लेकिन घर आके देखते हैं कि हमारा आंसर तो गलत आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे ही हम वेरीफाई कर लेंगे। देखते हैं वेरीफाई करने के लिए, अब आपको सिचुएशन याद है, सिचुएशन देखते हैं क्या है। सिचुएशन ये थी, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर हम इसमें 2 ऐड करें तो 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 11। तो वहाँ क्या था बेटा 9/11 फ्रैक्शन हो जा रहा था, यहाँ भी 9/11 हो जा रहा है। क्लियर है। और फिर क्या था 3 अगर ऐड करते हैं तो 5/6 शायद हो रहा था, हाँ 5/6 हो रहा था। 7 में हम 3 ऐड करेंगे 10 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा, और 9 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 12 आएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5/6, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया बेटा 5/6 हो गया। इसका मतलब दोनों ही केस हम सेटिस्फाइड कर ले रहे हैं। इसका अलावा हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है, 100% सही है। क्लियर है बेटा। अब बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ से आप लोगों को इससे रिलेटेड, इन दोनों वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। जो भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिले, जो भी एज प्रॉब्लम मिले, उनको सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।